देखिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन स्टार्ट करते हैं क्रिया। क्रिया, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसके एग्जाम्पल, फिर क्रिया कौन कौन सी क्रियाएं होती है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आदि जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के बारे में उदाहरण सहित पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में। क्रिया की देखिए मित्रों परिभाषा, जिससे काम के करने या होने का बोध हो, जिससे काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, रहना, जाना, सोना आदि अनेक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में हमेशा किसी भी कर्ता के द्वारा कुछ न कुछ क्रिया की जाती है, काम किया जाता है। तो काम के करना और होना को क्रिया कहते हैं। अपने हिंदी में क्रिया है मित्रों, हिंदी में क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। ये होती है, पहला होता है मित्रों सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है मित्रों अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब इनका एक एक का अपन है वो डिटेल वाइज पढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया कहाँ होती है, क्या इसकी विशेषता होती है, किस उदाहरण में इसकी कैसे पहचान होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, पहला पॉइंट सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में मित्रों कर्म का होना अनिवार्य होता है। जिस क्रिया में, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कर्म का होना जरूरी होता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए मित्रों, ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में जैसे वाक्य का कर्ता राम है, राम के द्वारा पढ़ना क्रिया की जा रही है। तो परिभाषा में लिखा है कि काम को करने या होने का बोध हो, तो राम है वो पढ़ना क्रिया कर रहा है, इसका मतलब क्रिया तो है। लेकिन इसमें लिखा है कि कर्म की आवश्यकता, राम पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ क्या रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, कोई कथा पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, महाभारत पढ़ रहा है। जैसे इस उदाहरण से अपने को पता चल रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक भले अपने पाठ्यक्रम की हो या कोई धार्मिक हो, उसका अपने को कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस वाक्य में कर्म है राम पुस्तक को पढ़ता है, को है कर्म कारक है। कर्म कारक होने से अपने को साफ पता चल गया कि हाँ इसमें कर्म अनिवार्य है, इसलिए ये वाक्य है वो सकर्मक है। अगला एक वाक्य
मोहन बाग में जाता है। देखो ये मित्रों, यहां बाग है वो कर्म है, इस कर्म है वो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है और क्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। जाने वाला मोहन है वो करता है, मोहन क्रिया कर रहा है, लेकिन कौन सी क्रिया कर रहा है? बाग में जाने की। तो बाग है वो कर्म है, कर्म होने से इसमें जो दोनों क्रिया है वो क्रिया दोनों उदाहरणों में सकर्मक क्रिया है, इस कारण से हुआ। आगे अपन दूसरा पढ़ते हैं, अकर्मक। अकर्मक क्रिया। देखिए मित्रों, अकर्मक क्रिया वहां होती है जहां कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, बल्कि क्रिया का संबंध है, क्रिया का सीधा संबंध वाक्य के कर्ता से होता है। सीधा संबंध वाक्य के कर्ता से होता है। मतलब कहने का जो सकर्मक क्रिया थी उसमें तो कर्म का होना जरूरी था, और जो अकर्मक क्रिया है उसमें कर्म होता ही नहीं है, अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे राधा सोती है। देखिए वाक्य में राधा है और राधा कर्ता के द्वारा सोना क्रिया की जा रही है। अब राधा सो तो रही है, कौन से समय में सो रही है, कहाँ सो रही है, छत पे है, घर है या घर के अंदर है, बेडरूम में है, कैसे का है, इसका अपने को उदाहरण से पता नहीं चल रहा है। सिर्फ इस सोना क्रिया का संबंध है, इस कर्ता से हो रहा है, तो क्रिया है वो डायरेक्ट कर्ता पर निर्भर हो रही है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है, कर्म है ही नहीं। राम पढ़ता है। देखिए यहाँ सोना क्रिया थी और यहाँ पढ़ना है, राम पढ़ता है। अब इस वाक्य से अपने को पता नहीं चल रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, कथा, रामायण, महाभारत, जो कोई भी चीज है, इस उदाहरण से अपने को पता नहीं चल रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं होने के कारण से ये क्रिया है वो अकर्मक है। आगे और कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे सीता नाचती है, मोहन रो रहा है, ये भी सब है अकर्मक के ही उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, अब आगे ये जो क्रिया का जो अपना टॉपिक है, इस क्रिया में जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में सकर्मक अकर्मक पूछा जाता है, भेद पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दिए होते हैं। उस एग्जाम्पल में एग्जामिनर आपको पूछता है कि इस एग्जाम्पल में कौन से प्रकार की क्रिया है। ये तो है क्रिया के भेद, सकर्मक अकर्मक। अब इनके अलावा क्रिया अन्य प्रकार की भी होती है, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे आगे प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, नामबोधक क्रिया, ये सब क्रियाएं हैं, अलग अलग प्रकार से। तो अब आगे अपन चलते हैं, क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद। पहले स्टार्ट करते हैं मित्रों, पहला पॉइंट है इसका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, देखिए मित्रों, इस सहायक क्रिया की पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूं। सहायक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया
मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में, के सहायक के रूप में प्रयुक्त होती है, सहायक के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैं घर जाता हूं। देखिए मित्रों, ये जो वाक्य है इसमें एक तो जाना और हूं। इसमें देखिए जाना है मित्रों, ये है मुख्य क्रिया। क्या है? मुख्य क्रिया। जैसे मैंने परिभाषा में लिखा है कि मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में जो काम में, जैसे हूं है मित्रों, हूं है, ये है इसमें सहायक क्रिया है। वैसे अन्य एग्जांपल एक और बताऊंगा आपको। वह हंस रहे थे। देखिए एक तो हंसना और एक थे, हंसना और रहे थे। इसमें हंसना है मित्रों, यह है मुख्य क्रिया, और रहे थे यह है मित्रों इसमें सहायक क्रिया। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम्पल दिए जाएंगे। उन एग्जाम्पलों में जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से आपको उस क्रिया की पहचान उस वाक्य में करनी पड़ेगी। जहां मुख्य क्रिया के साथ सहायक के रूप में जो क्रिया काम में ली जाती है या काम प्रयुक्त होती है, उस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है, मैं घर जाता हूं, इसमें जाना है वो मुख्य क्रिया है, हूं है वो सहायक क्रिया है, और वह हंस रहे थे, इसमें हंसना है वो मुख्य क्रिया है, और रहे थे ये है इसमें सहायक क्रिया। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया अन्य भेदों में पूर्वकालिक क्रिया, इसमें देखिए वाक्य का जो कर्ता होता है, उस कर्ता के द्वारा दो क्रिया की जाती है। उन दोनों जो एक मुख्य क्रिया है, उस मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए, जब वाक्य का कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करता है, तब पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, राम भोजन करके सो गया।
देखिए इसमें भोजन करके और सो गया। देखिए मित्रों, इस वाक्य में दो क्रिया है। राम वाक्य का कर्ता है और वर्तमान में अपने को सोया हुआ दिखाई दे रहा है। राम सो गया है, सोया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सोए हुए क्रिया से पहले उसने एक क्रिया और की है। वो क्रिया है जैसे भोजन करके सोया हुआ। तो भोजन करना है, ये क्रिया है, इसकी है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ये पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा एक और एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। मोहन दौड़कर कार्य कर रहा है। अब देखो, एक तो कार्य करना क्रिया है, एक दौड़कर कार्य करना क्रिया है और दूसरा दौड़कर। तो इसमें कार्य मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कार्य करता हुआ वो अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कार्य करने से पहले वो दौड़कर भी आया है। इसका मतलब ये दौड़कर है, ये इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। ये अब देखिए आगे शुरू करते हैं। अगली क्रिया नाम बोधक क्रिया। देखिए संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर क्रिया जोड़ी जाए उस क्रिया को नामबोधक क्रिया कहते हैं। नामबोधक क्रिया कहते हैं। इसमें देखो कैसे बनता है। जैसे मैं एक तरफ लिखता हूं संज्ञा, उस संज्ञा के साथ में मैं क्रिया जोड़ता हूं। क्रिया, जब संज्ञा और क्रिया के साथ मित्रों को जोड़ेंगे तब बनेगा वो नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया। अब पहले मैं संज्ञा की बता रहा हूं, उसके बाद विशेषण की भी बताऊंगा। संज्ञा की जैसे लाठी संज्ञा है और इसकी लाठी का मारना क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ है, प्लस तो नामबोधक क्रिया हुई मित्रों लाठी मारना। रक्त प्लस खोलना। तो ये हो गया मित्रों रक्त खोलना। देखिए ये दोनों संज्ञा है, लाठी और रक्त। इन्हें दोनों संज्ञाओं के साथ क्रिया का संयोग किया। जब क्रिया का संयोग किया तो नई क्रिया बनी, वो क्रिया बनी नामबोधक क्रिया। जैसे ऊपर वाले बने लाठी मारना और नीचे वाले रक्त खोलना, वैसे ही संज्ञा के साथ में अपन विशेषण का भी यदि प्रयोग करें। देखिए विशेषण का इधर करते हैं। विशेषण का क्रिया के साथ में प्रयोग करें। विशेषण का क्रिया के साथ में विशेषण, जैसे दुखी विशेषण है और इसका होना क्रिया के साथ अपन करें तो नामबोधक क्रिया बनेगी दुखी होना। दुखी होना। पीला प्लस पढ़ना, तो नामबोधक क्रिया बनेगी मित्रों पीला पढ़ना। इस तरीके से ये जो नामबोधक क्रिया है वो है। इसमें जैसे मैंने परिभाषा में भी दिया है, देखो संज्ञा और विशेषण के साथ जो क्रिया
संज्ञा और विशेषण दोनों के साथ जोड़ी जाए, जोड़कर एक अलग जो क्रिया बन जाती है उस क्रिया को बोलते हैं अपन नामवाचक क्रिया। मैंने एग्जाम्पल संज्ञा के भी लिखे हैं आपके सामने और विशेषण के भी लिखे हैं। संज्ञा के साथ क्रिया जब जुड़ी तो नामवाचक क्रिया बनी, वैसे विशेषण के साथ अपन क्रिया को जोड़ा तो वो भी नामवाचक क्रिया बने। इसके बाद आगे वाली क्रिया है मित्रों द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया, देखो इसकी परिभाषा, जिस क्रिया में देखिए मित्रों, जिस क्रिया में दो कर्म दिखाई दे, जिस क्रिया में दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया होती है। देखिए इसका एग्जांपल, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। देखिए मित्रों, इस उदाहरण में अध्यापक वाक्य का कर्ता है ऐसे ही, लेकिन द्विकर्मक दो कर्म है यहाँ। एक तो देखिए छात्रों को और एक हिंदी, ये पहला कर्म है और ये हिंदी है, ये आपका दूसरा कर्म है। तो इस कारण से दो कर्म हो गए, दो कर्म होने से ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसका एक अन्य उदाहरण और, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। अब देखिए मित्रों, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में भी देखिए राम है वो वाक्य का कर्ता है और मारा ये क्रिया है। लेकिन इसमें जैसे एक तो श्याम को ये कर्म है, ये पहला कर्म है, और थप्पड़ ये है मित्रों इसमें दूसरा कर्म। मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कर्म दो दिखाई दे वो द्विकर्मक कर्ता होता है, ये आपको ख्याल रखना है, इतना सा। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखो जैसा इसका नाम है, इस नाम से ही अपने को इसकी परिभाषा आभासित हो रही है कि संयुक्त यानी मिलाना, दो क्रियाओं को संयुक्त करना या उनको मिलाना, वही संयुक्त क्रिया होती है। परिभाषा देखो, दो क्रियाओं के संयोग से जो क्रिया होती है वो क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, वह खाने लगा। देखिए मित्रों, वह है वो वाक्य का कर्ता है और खाना है वो भी क्रिया है और लगा है वो भी क्रिया है। तो इसमें देखिए खाना और लगा, इसमें खाना और प्लस दोनों लगा। अब इन दोनों का मिलाया, दोनों को संयुक्त किया तब वाक्य बना वह खाने लगा। दो क्रिया एक साथ है तब संयुक्त हुआ। आगे एग्जाम्पल, मुझे पढ़ने दो। अब देखिए इसमें भी दो क्रिया है, एक तो पढ़ने और दो। पढ़ना क्रिया है, उसके साथ में दो क्रिया है, दोनों क्रिया है, तो दोनों
क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो रही है, एक साथ प्रयुक्त होने से दोनों को मिलाया करके पूरा वाक्य बना। मुझे पढ़ने, इतना वाक्य नहीं हो सकते, या मुझे दो का मतलब तो कोई वस्तु विशेष का लेना हो गया, तो वस्तु विशेष के लेने से एक क्रिया नहीं, मुझे लेकर दो, तब तो वाक्य हो जाता, लेना और देना। इसमें पढ़ने दो क्रिया एक साथ, ये पहली क्रिया और ये दूसरी क्रिया, तो दोनों को जब मिलाया तब ये संयुक्त क्रिया बनी। प्रेरणार्थक, पहले प्रेरणार्थक पढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए मित्रों, ये क्रिया एक ऐसी है जो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के साथ होती है। देखिए प्रेरणार्थक अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के साथ होती है, दोनों क्रियाओं के साथ होती है, के साथ प्रयुक्त होती है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल स्वरूप, धातु और प्रेरणार्थक धातु, प्रेरणार्थक धातु धातु देखो उठना, उठना मूल धातु इसका बनेगा उठाना, और कोमा उठावना। तो उठना मूल धातु भी, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का संयोग किया तो उठाना और उठाना। आगे करना, कराना का प्रेरणार्थक होता है कराना और करवाना, करवाना। देना, दिलाना और दिलवाना। पीना, पिलाना और पिलवाना, पिलवाना दोनों। ऐसे ये जो मैंने जो 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये इसमें जो मूल धातु थी, इन धातु का प्रेरणार्थक तरीके से, इस तरीके से इसका प्रयोग हुआ। इसके उदाहरण में देख लीजिए, जैसे राम को काम कराना नहीं आता है, राम को काम कराना नहीं आता है। अब देखिए कराना आ गया, तो कराना क्रिया है, उसमें वो क्रिया है, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है, उसमें वाक्य में आपको मिलेगा कि निम्न उदाहरण में से कौन सी क्रिया है प्रेरणार्थक, नामबोधक, संयुक्त क्रिया या और अन्य कोई, तो इसमें से उसको आपको पहचान करके लिखना पड़ेगा कि ये क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रेरणार्थक क्रिया के एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। आगे क्रियार्थक संज्ञा, देखिए मित्रों, अगला है क्रियार्थक संज्ञा। देखिए जब क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वह क्रिया है वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। अब देखिए इसका एग्जांपल,
देश के लिए मरना, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। एक एग्जांपल और देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। देखिए मित्रों, कीर्तिदायक ये क्या है, इसमें संज्ञा है, और लाभदायक ये है इसमें संज्ञा। स्वास्थ्य, देश है। अब देखिए, क्रिया संज्ञा के रूप में यहां टहलना है वो क्रिया है, एक मरना ये है, लेकिन मरना है किसके लिए, देश के लिए, तो देश संज्ञा है, तो मरना देश के लिए है, इस कारण इस संज्ञा के साथ इस क्रिया प्रयुक्त हुई, इसलिए यह क्रिया है, क्रियार्थक संज्ञा हो गई। वैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन क्या लाभदायक है, वो क्रिया टहलना है। इस क्रिया टहलना का प्रयोग संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने से स्वास्थ्य के लिए टहलना है, ये क्रिया संज्ञाबोधक हुई, संज्ञाबोधक होने से ये क्रिया तक संज्ञा हुई, ये इसका प्रयोग है। अब देखिए, ये मैंने क्रिया की आपको परिभाषा, उसके भेद, अलग अलग तरीके की प्रकार की क्रियाओं का मैंने आपको परिभाषा, उसका एग्जाम्पल भी बताया है। अब देखिए, इनके साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अलग तरीके से और प्रश्न पूछा जा सकता है, वो होता है मित्रों क्रिया का पद परिचय। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय, अब देखिए इसमें कई बिंदु होते हैं मित्रों, इसमें कई बिंदु हैं, वो बिंदु आपको बताने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका क्रिया का पद परिचय होगा। जैसे पहले क्रिया, दो नंबर क्रिया के भेद, फिर वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कर्ता से संबंध, कर्ता से संबंध, कर्ता से संबंध, इतनी चीजें देखिए मित्रों आपको बतानी पड़ेगी। कोई भी क्रिया है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, उस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, मैंने पढ़ी का रेखांकित कर दिया है, अंडरलाइन। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा परीक्षा में, और उसकी क्रिया का अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। उस अंडरलाइन क्रिया में आपको ये जो मैंने जो बिंदु बताए हैं, इन सभी बिंदुओं में से आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन होगा जिसके सभी बिंदु सही होंगे। बाकी 3 जो बिंदु है उसमें से किसी न किसी प्रकार की बिंदु में कमी होगी, अर्थात गलत होगा। अब देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी क्रिया है, इस क्रिया का पद परिचय बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बताना पड़ेगा आपको क्रिया, पढ़ी है वो क्या है, क्रिया है, सही है, क्रिया है। फिर क्रिया का भेद, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पढ़ी क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, पढ़ी है। अब देखिए, क्रिया प्लस सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, फिर आगे प्लस का चिन्ह लगा करके वाच्य बताना है।
राम ने पुस्तक पढ़ी, ने आ गया, ने आते ही कारक चिन्ह कर्ता ने प्रयुक्त होते ही वह वाक्य होता है कर्तृवाचक। सॉरी कर्मवाचक। कर्मवाच्य प्लस लिंग, क्रिया का कर्ता है राम, तो क्रिया का लिंग की पहचान उसके कर्ता के अनुसार होती है ना? नहीं है, लेकिन वो होती है अकर्मक में। यहाँ वाक्य सकर्मक है, तो सकर्मक वाक्यों में क्रिया के लिंग की पहचान होती है उसके कर्म के अनुसार। तो क्रिया है वो कर्म, पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने से यहाँ हो गया स्त्रीलिंग क्रिया। वचन राम, पुस्तक एक ही है तो इसलिए वचन एक वचन, ये एक वचन। फिर इसमें बताना, देखो पुरुष, राम है वो प्रथम पुरुष है, वाक्य का कर्ता किस पुरुष का है उसी पुरुष की क्रिया होगी। जैसे राम है वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष है तो प्रथम पुरुष हो गया यहाँ, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। फिर आगे बताना है काल, वाक्य की क्रिया कौन से काल की है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो पढ़ी, पढ़ी कौन सा काल हुआ, भूतकाल, ये भूतकाल हुआ। फिर आगे मित्रों कर्ता से संबंध, कर्ता से संबंध है कि पढ़ी है वो कर्ता राम के द्वारा की जा रही है, ये इसका संबंध। राम कर्ता की क्रिया है, की क्रिया है। एक अन्य एग्जाम्पल में आपको, जैसे राम ने कहानियां पढ़ी, राम जयपुर जाता है, तो राम जयपुर जाता है उसमें जा सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के साथ में सभी यही बिंदुएं आपको बतानी पड़ेगी और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको पद परिचय करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और मेरा विचार है कि इस टॉपिक में से जरूर हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आता है। वो क्रिया के भेद हो चाहे क्रिया के प्रकार हो, पूछे जाते एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों के आधार पर ही आपको सटीक उत्तर देना पड़ेगा। आज के एपिसोड में इतना। जय मां हिंदी, थैंक यू।